नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा अनअकैडमी के आपके अपने चैनल यूपीएससी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स मिल रहा था, टेलीग्राम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सब बुक लिस्ट बताइए हमें, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, इसके बारे में बताइए। तो बच्चों, आज उन्हीं बुक्स के बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन जो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। और मैं वादा भी कर रहा हूं और दावा भी कर रहा हूं मेरे बच्चों, अगर आपने इस कहानी का मतलब समझ लिया, इस कहानी को अपने जहन में उतार लिया, तो आप प्रीलिम्स, मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख के भी दे सकता हूं, प्रीलिम्स छोड़िए, आप मेंस और इंटरव्यू को बड़े प्यार से पार करते हुए चले जाएंगे। तो उस कहानी को थोड़ा समझते हैं, और वास्तव में अगर आपको कहानी समझ में आए और आपको लगे कि हाँ, ये आप ही के लिए बनी है, तो प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी, क्या ये वीडियो आपके लिए वास्तव में फायदेमंद रही कि नहीं रही। आपने एक वर्ड सुना होगा मेरे बच्चों, चॉइस, यानी चुनाव, चुनने की क्षमता। ठीक है, इस वर्ड के इर्द गिर्द घूमते हैं जब आप प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की। और वास्तव में बच्चों, ये चॉइस, चुनाव और चुनने की क्षमता जो ये शब्द है, यही आपके आईएएस बनने के बीच में एक अवरोधक का काम करता है, एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। समझिएगा, स्टोरी समझाता हूं, स्टोरी सुनाता हूं आपको, तो आपको क्लियर होगा। आपने कभी अपनी मदर से ये कहा है कि मम्मी आप सुंदर नहीं है, पड़ोसी की मम्मी सुंदर है? कहा है ऐसा? कह भी नहीं सकते, चपात लगेगा बहुत जोर की। हाँ, एक बहन अपने भाई से कभी ये नहीं कहती कि भैया तू अच्छा नहीं, देखिए पड़ोसी के बहन भाई में कितना अच्छा प्यार है, कभी नहीं कहती एक बहन। और एक भाई भी अपनी बहन से कभी नहीं कहता है कि नहीं देख तू अच्छी नहीं है, खामे कहा ऐसे करती रहती है, जब रक्षाबंधन आता है तो अच्छे से बात करती है, अदरवाइज तू अच्छी नहीं है, देख पड़ोसी के, देख बहन भाइयों में कितना प्यार है, कभी नहीं कहती। लेकिन एक हस्बैंड, एक लड़का जिसकी शादी हुई है, जब उनका अपनी वाइफ से झगड़ा होता है, तो वो क्या कहता है, यार इससे शादी करके नाश हो गया यार, वो दूसरी जो वो छोड़ दी थी ना, जिससे हमने शादी नहीं करी थी, वो बहुत अच्छी थी, जिसकी काली काली आंखें थी, लंबे लंबे बाल थे, वो बहुत अच्छी थी। और इसी तरीके से एक वाइफ, यानी एक लड़की, क्या बोल देती है जब झगड़ा होता है दोनों हस्बैंड वाइफ का, कि यार इससे चक्कर में पड़ गई मैं, इसके इसके चक्कर में आ गई, वरना उससे शादी करती, उसके पास ओडी भी थी, इसके पास तो मारुति 800 है, उसका भी पीछे का शीशा नहीं है, इसके बातों में आ गई, कर्म जले गए और नाश हो गया जीवन का। एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ऐसा बोल देते हैं, कभी सोचा ऐसा क्यों? उसका कारण है ये शब्द चॉइस। उनके पास चुनने की क्षमता थी, दे हैव अ चॉइस। एक वाइफ इससे ना शादी करके, यानी वो लड़की इस लड़के से शादी ना करके दूसरे से कर सकती थी, उसके पास चॉइस थी। उसी तरीके से लड़का यानी हस्बैंड इस लड़की से शादी ना करके किसी और से कर सकता था, उसके पास चॉइस थी, यानी चुनने की क्षमता थी। लेकिन मेरे बच्चों, आपके पास मां को चुनने की क्षमता नहीं होती, मां आपको गिफ्ट में मिलती है। ठीक है, वो ईश्वर आपको गिफ्ट में देता है, आपको नहीं, आपको चुनने की क्षमता नहीं है। बहन की आपके पास चुनने की क्षमता नहीं है, भाई को चुनने की आपके पास क्षमता नहीं है। लेकिन हस्बैंड को वाइफ और वाइफ को हस्बैंड की चुनने की क्षमता है। तो जहां पे ये वर्ड चॉइस आता है मेरे बच्चों, हमेशा वहां दिक्कतें पैदा होती हैं। और यही चीजें आपके साथ होती हैं जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास क्या चॉइस होती है, एनसीईआरटी पढूं कि स्टैंडर्ड बुक पढूं? अच्छा, स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम पढूं कि बिपिन चंद्र वाली पढूं? तो यू हैव ए चॉइस। जब आपके पास चॉइस होगी तो इस स्टोरी से हमने समझा आपको दिक्कतें तो होंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपको मैं आज वीडियो के अंदर जो जो बुक का नाम बताऊंगा, उस बुक को शिद्दत से पढ़िएगा। बाकी किताबों के चक्कर में मत जाइएगा कि ये भी पढ़नी है, वो भी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है कि स्टैंडर्ड पढ़नी है, स्टैंडर्ड में ये वाली पढ़नी है कि एनसीईआरटी पढ़ूं कि तमिलनाडु बोर्ड पढ़ूं। नहीं, ये चॉइस जो है थोड़ा साइड में रख दीजिएगा, ये चुनने की जो शक्ति है उसको साइड में रख दीजिएगा। इस चुनने की शक्ति को आप हमें दे दीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा। मैं आपको आज जो बुक बताऊंगा, बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन से, बड़ी प्यार से उन किताबों को पढ़ना। और मैं आपको लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं, अगर आपने शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से किताबों को पढ़ा तो डेफिनेटली आपका इस साल सिलेक्शन होगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे। तो बात करते हैं बच्चों आईएएस की। देखिए, आईएएस बनने के लिए आपको 3 स्टेज क्लियर करनी होती है।
एक प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू। इन तीनों कंडीशंस को अगर आप पार कर लेते हैं तो आप आईएएस बन जाते हैं। बनते हैं ना आईएएस? तो आपको आईएएस बनने के लिए तीनों स्थिति को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपकी प्रीलिम्स की बात करूंगा, केवल प्रारंभिक परीक्षा की बात करूंगा। और प्रारंभिक परीक्षा की बच्चों दो स्टेज होती है। एक आपकी जनरल स्टडीज को, आपको जनरल स्टडी का पेपर देना होगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका एक सी सेट, इन दोनों की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सी सेट जो है आपका क्वालिफाइंग पेपर है और आपका जनरल स्टडीज आपको कट ऑफ क्लियर कराता है। तो यानी कि आपको इस पे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इस पे ध्यान देना होगा, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी जनरल स्टडीज पर। मैं आपको जनरल स्टडीज की बुक के नाम बताऊंगा आज, कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी है। लेकिन मैं सी सेट की कभी भी बुक्स के नाम नहीं बताता हूं। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है कि इनकी ना एक क्वेश्चन बैंक टाइप आता है सी सेट्स का, और उनमें बच्चों बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैक्सिमम आप देखिएगा, दो तीन के सी सेट के लिए आप क्वेश्चन बैंक ले आइए, सबके आंसर अलग अलग मिलेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, इसके लिए तो प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर डाउनलोड कर लीजिए, पिछले 10 साल के पेपर डाउनलोड कीजिए और उसको बाकायदा अच्छे से, 10 साल तो खैर अभी सी सेट में हुए नहीं है, जितने भी हुए हैं सी सेट में, ठीक है, 8 साल, उन सबके पेपर डाउनलोड कीजिए और उन सबको क्वेश्चंस को देखिए। मैथ्स के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिए, जैसे आर.एस. अग्रवाल पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। आप उनके बेसिक तैयार कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल सवाल नहीं आने वाले हैं, साधारण सवाल आएंगे। उन साधारण सवालों की तैयारी कीजिए, उनके बेसिक जानिए और फिर इनको मैथ्स के क्वेश्चन है मैथ्स के कीजिए। रीजनिंग के कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बेसिक्स पढ़ना है सी सेट के बारे में, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका एक क्वालिफाइंग पेपर है। दिक्कत आती है यहाँ पे जनरल स्टडीज पर, ये हालत खराब करता है, ये आपका क्या करता है, सिलेक्शन में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करता है। तो इस जनरल स्टडीज में क्या क्या आता है, ये सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक और सबके पिताजी करंट अफेयर्स। इसने तो सबकी हालत खराब की हुई है करंट अफेयर्स ने, ठीक है। करंट अफेयर्स का नाम सुनते ही बच्चों का बीपी बढ़ जाता है। बहुत से तो कहते हैं सर करंट अफेयर्स करना कैसे, न्यूज़पेपर पढ़ें कैसे। खैर मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ी होता है, आईएएस के विद्यार्थियों को न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं होता है। आधे तो कहेंगे कि पता नहीं मास्टर जी को क्या हो गया भाई, न्यूज़पेपर सब बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। मैं कह रहा हूं न्यूज़पेपर कभी पढ़ना नहीं होता है। तो अभी बात करते हैं कि न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ना होता। तो हमें ये पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स, ये सभी को तैयार करना है। तो देखते हैं वन बाय वन हम कहां से क्या तैयार कर सकते हैं। तो देखिए पॉलिटी के लिए एक साधारण सी और सिंपल भाषा में जो किताब है वो है एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको लिखा है एम लक्ष्मीकांत जी ने, मैग्रा हिल्स की ये बुक है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर क्या एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए भैया ऐसा है, एनसीईआरटी के साथ दिक्कत क्या है, आपने खुद भी महसूस किया होगा। हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन में कुछ स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। तो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए। तो क्या होता है, जो एनसीईआरटी है उसकी भाषा थोड़ी मुश्किल होती है, आपने खुद भी महसूस किया होगा। उसकी जो भाषा है थोड़ी मुश्किल है। वो भाषा मुश्किल उन लोगों के लिए है क्योंकि हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आए और हम इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें मजा आएगा। लेकिन जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आया उसको आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एनसीईआरटी दे देंगे तो थोड़ा उसको मुश्किल हो। तो क्यों ना उन मुश्किल चीजों को क्यों पढ़े भाई, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो साधारण वे में, साधारण तरीके से चीजों को समझना है। तो पॉलिटी के लिए केवल एकमात्र बुक पढ़िए आप, इंडियन पॉलिटी, जिसे एम लक्ष्मीकांत जी ने लिखी है। केवल ये बुक पढ़िए और बड़ी शिद्दत से पढ़िए। एक बार पढ़िए नहीं समझ में आती, दो बार पढ़िए नहीं समझ में आती, 3 बार पढ़िए। तब तक पढ़िए जब तक एक एक चीज आपको क्लियर ना हो जाए, जब तक आपको एक एक चीज मेरे बच्चों क्लियर ना हो जाए। दूसरा आता है आपका इकोनॉमिक्स। क्या आता है? इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपसे कहूं, इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियोस अगर यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, मैंने आपसे वादा भी किया है कि कंप्लीट इकोनॉमिक्स कराऊंगा, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। आपके लिए वो सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने वो काफी सारी बुक से कलेक्शन किया है, एनसीईआरटी का भी कलेक्शन है उसमें, स्टैंडर्ड बुक्स का भी कलेक्शन है, आप वहां से ही नोट बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मुझे पढ़ना ही है तो आप
इकोनॉमिक्स के लिए जो बहुत शानदार बुक है वो है इंडियन इकोनॉमी, जिसको लिखा है रमेश सिंह जी ने। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार किताब है। ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ज्यादा लिखा नहीं है, चीजों को बहुत लाइन से बहुत ज्यादा मेटल करके नहीं लिखा है, छोटी छोटी चीज लिखकर, ठीक है, थोड़ी सी भाषा में काफी अच्छा समझाया है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए क्लास 11th की, जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़िएगा। इसको पढ़ने से आपको क्या होगा, जो डेवलपमेंट हुए हैं उन सभी के बारे में आपको आपको समझने में आसानी होगी। इसके अलावा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 12th की बुक पढ़नी पड़ेगी, यानी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आप 3 बुक पढ़िए, आपके इकोनॉमिक्स बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है, शुरुआत कीजिएगा एनसीईआरटी से, क्लास 11th की पढ़िए, फिर 12th की पढ़िए, और उसके बाद ये रमेश सिंह की बुक पढ़िए। आपको फील होगा कि वास्तव में हमारी इकोनॉमिक्स अच्छी हो रही है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप में से सच्चाई तो यह है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री अच्छे से पढ़िए, एंशिएंट और मेडिवल के बहुत कम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन लगे ही, और ये सच्चाई भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फील्ड है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल, बहुत बड़ा फील्ड है, तो मुश्किल हो जाती है। तो देखिए बच्चों, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ने के, लेकिन मैं कहूंगा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के लिए केवल आप एक छोटी सी किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो स्पेक्ट्रम की है, राजीव अहिर जी ने लिखी है। बस ये बुक पढ़िए, छोटी सी। अब कुछ कहेंगे सर इसके साथ हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है क्या? ठीक है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की नहीं यार, मैंने लिया लिखा है मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा ना, केवल ये पढ़िए, स्पेक्ट्रम की बुक सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, मत पढ़िए एनसीईआरटी, क्यों इतना लेबर करना, इसी को कई बार पढ़ लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा एंशिएंट के लिए आप पढ़िए आर एस शर्मा। ठीक है, आप इसमें पुरानी भी पढ़ सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी भी, और न्यू भी पढ़ सकते हैं। ये क्लास 11th की है, और क्लास 11th की है मेडिवल इंडिया, सतीश चंद्रा जी ने लिखी है। इन दोनों बुक को पढ़ लीजिए, और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और अगर आपके अंदर और भी जिज्ञासा है, क्योंकि मार्केट में चॉइस चल रही है आजकल, चॉइस को मैं आपको बता चुका हूं, तो अगर आपके अंदर और बहुत सारी जिज्ञासा है, तो आप हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th और 12th की बुक पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत कीजिएगा बच्चों इन एनसीईआरटी से। ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल और या फिर तमिलनाडु बोर्ड, कोई भी दोनों में से एक को ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और साथ में मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के लिए राजीव अहिर की बुक पढ़ लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर हिस्ट्री। और एंशिएंट और मेडिवल पे अगर आप ये सोचें कि वो पर्टिकुलर बुक बताएं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि यही नहीं पता लगता कि सवाल कहां से आया, मुश्किल क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो आप ज्यादा फोकस कीजिए मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पर, और एंशिएंट और मेडिवल के लिए ये दोनों बुक पढ़ लीजिए, और साथ में क्लास 11th और 12th की तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पढ़ लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर ए हिस्ट्री। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक है नितिन सिंघानिया की, बहुत वो सिविल सर्वेंट भी हैं, ठीक है, उन्होंने एग्जाम क्लियर भी किया हुआ है। लेकिन उस बुक के साथ मेरे बच्चों दिक्कत क्या है, उस बुक के साथ दिक्कत यह है कि वो बुक एक तो बहुत लेंथी है, बहुत बड़ी है, ठीक, और दूसरा क्या है कि ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे। ये जो सब्जेक्ट है ना आर्ट एंड कल्चर, इससे बच्चे क्यों परेशान रहते हैं? इसका रीजन ये है कि वो काफी सारा मटेरियल पढ़ने के बावजूद भी, काफी सारी बुक्स पढ़ने के बावजूद भी वो एग्जाम में उस बुक से सवाल आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो जब आपको पता है कि यहां से मटेरियल पढ़ना, यहां से पढ़ना, यहां से पढ़ने के बावजूद भी आप सवाल नहीं सोल्व कर पा रहे, तो क्यों ना आप ऐसी बुक पढ़िए जो उन सभी बुकों के इक्विवेलेंट है, उतना ही वहां से पूछा जाएगा, उतना ही वहां से आ रहा है, तो क्यों ज्यादा लेंथी पढ़ना। तो इसके लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए बच्चों आप क्लास 11th की जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट फर्स्ट, यानी ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, बाकी अगर आपको कहीं से मटेरियल मिल रहा है, कहीं से भी, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, आप वहां से क्या कर सकते हैं, मटेरियल उठा सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी एक वीडियो आपने देखी होगी अभी यूपीएससी पर भी, मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया जाता है, तो वहां मैंने आपको 50 पॉइंट्स बताए हैं। तो वो जो 50 पॉइंट्स बताए हैं, मैंने आपको आर्ट कल्चर के बारे में बताया है, आपको मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताया है, ठीक है, आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के बारे में बताया है, ठीक, और आपको सारे सब्जेक्ट पॉलिटी के बारे में बताया है। तो
आर्ट एंड कल्चर में से आपको क्या क्या पढ़ना है, इस बुक में से क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। इस बुक को तो पढ़ना ही, इस बुक से ही पढ़ना है, बाकी बुक आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो मना करता हूं कि आप इतनी बड़ी बुकों पे मत जाइए। जो नितिन संघानी है वो बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसमें मटेरियल बहुत लिखा हुआ, बच्चों बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आता बहुत कम है। ठीक है, तो यू कैन गो फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। अब बात करते हैं एनवायरमेंट के लिए। एनवायरमेंट के लिए सभी का एक क्या है, बस वही शंकर आईएएस की, ठीक है, एक बुक है ये एनवायरमेंट, इसी को पढ़ना होता है। ठीक है, अच्छी बुक है नो डाउट, लेकिन फिर वही इशू है कि बहुत लेंथी है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि और जो मटेरियल और जो बुक्स हैं, मुझे लगता है कि इस बुक के कंपैरिजन में बाकी का दबदबा थोड़ा कम है। ये अच्छी किताब है, ठीक है, और नो डाउट यहाँ से सवाल भी बन रहे हैं, लेकिन इस बुक के अंदर, इस बुक के अंदर आपको क्या कीजिए, इस बुक को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए। पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। जब आपके एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों अच्छे से हो जाए, तो उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे करने के बाद जो मैंने वीडियो बनाई है स्ट्रेटेजी वीडियो, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे उस स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर मैंने एनवायरमेंट के अंदर आपको करीबन 10 पॉइंट्स बताए हैं कि आपको ये केवल 10 पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो पहले इस बुक को 2 से 3 बार पढ़िए, और जब आपको ये सारी इसकी चीजें समझ में आ जाए तो केवल उन 10 पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। वो 10 टॉपिक हैं, उन 10 टॉपिक को बहुत अच्छे से मजबूत कर लीजिए इस बुक से। डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स में आप बड़े आराम से क्वेश्चन को फेस कर जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन को फेस कर जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर ये फेस करना क्या होता है, कई बार मैं बता चुका हूं फेस करना क्या होता है। देखिए, आपने आज इस एग्जाम से पहले बहुत सारे एग्जाम दिए, मैं चलो कंपटीशन एग्जाम की बात भी नहीं करता, आपने 10th और 12th के एग्जाम दिए, तो 10th और 12th के एग्जाम में आपने देखा होगा जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपको एक भी वर्ड नहीं आता है, उस क्वेश्चन के अंदर एक भी वर्ड आपका जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, तो आप क्या करते हैं, तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, उस क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक भी वर्ड जाना पहचाना सक गया, तो आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो टॉपर्स होते हैं ना यूपीएससी में, वो कहते हैं कि सर जब हमारे सामने पेपर आया तो हमें भी सारे क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड था जो हमसे रूबरू था, जिसको हम जानते थे, और फिर हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, और हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और फाइनली हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ। तो अगर आप ये सिस्टम फॉलो करते हैं मेरे बच्चों, इन बुक्स के साथ आप जाते हैं, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को फेस कर पाएंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंट के लिए यही बुक है, इसी को मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, शंकर आईएएस की। अब साइंस एंड टेक की, देखिए साइंस एंड टेक जो है करंट वाला पार्ट है, तो लेकिन करंट वाला पार्ट आप जब भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो अगर आप किसी बच्चे को जीडीपी नहीं पता है, किसी बच्चे को एनएनपी नहीं पता है, किसी बच्चे को बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में यानी स्टैटिक पार्ट नहीं पढ़ा है, और आपको उसको न्यूज़पेपर पकड़ा दिया जाए, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के न्यूज़पेपर के अंदर कोई इकोनॉमिक्स की टर्म्स देखता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर वो उनके बारे में जानता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे न्यूज़पेपर पढ़ लेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यही साइंस एंड टेक का है। साइंस एंड टेक के लिए करंट से क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट, आपको न्यूज़पेपर में जो मिलता है उसको आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से है, उनके लिए बेसिक में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन जो आर्ट से है या लिटरेचर से है, उनके लिए तो दिक्कत होने वाली है। तो साइंस एंड टेक के लिए बच्चों अगर आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, तो स्पेक्ट्रम की है एक बुक, ठीक है, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बुक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देगा। इस बुक को रिवाइज कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, और उसके बाद फिर आप न्यूज़पेपर पर आराम से पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में आपको पता लग जाएगा अच्छा ये चीज करंट की है, तो आप जो इधर उधर भागते हैं साइंस एंड टेक के लिए, वो उस इधर से मेडल उठाते हैं, उधर से उठाते हैं, ना उठा के केवल इस बुक को पढ़िए, बहुत ही साधारण भाषा के अंदर की गई है, इस बुक को पढ़िए, और फिर आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, इसकी बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में बोलते हैं 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, ठीक है, 6th से 12th पढ़िएगा, नो डाउट पढ़नी भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इफ यू आर गो विद आपका मेंस ऑप्शन, मेंस में जो ऑप्शन है वो ज्योग्राफी है, तो आपको 6 से 12th की एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए। फिर कुछ बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए अलग से पढ़ना चाहिए, इसके लिए डेवलपमेंट के लिए अलग से पढ़ना चाहिए। बच्चों ज्योग्राफी में बोलते हैं कि ज्योग्राफी में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा ज्योग्राफी में कभी भी 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मैक्सिमम 10 आते हैं। आप कहेंगे सर आप तो उल्टा ही बता दिया,
सब तो कहते हैं 20 25 30 क्वेश्चन आते हैं, आपने 10 से ज्यादा कम बता रहे हैं। हाँ, 10 से कम क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफी जो है वो इंटरलिंक करती है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, ज्योग्राफी इंटरलिंक होती है आपकी इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अपने आप में एक फील्ड है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो क्वेश्चन ज्योग्राफी के वहां से इंटरलिंक होते हैं। तो आपको इस को ज्योग्राफी के लिए आपको ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। ज्योग्राफी के लिए कुछ ही गिनी चुनी बुक है, उनको पढ़िए, लेकिन इस सब्जेक्ट को इंटरलिंक कीजिए इकोनॉमिक्स से, इस सब्जेक्ट को इंटरलिंक कीजिए आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी से। तो इसको इंटरलिंक करने से कैसे होगा इंटरलिंक? पहले आपको एनवायरमेंट अच्छे से पढ़ना होगा, आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना होगा, और जब आपको ज्योग्राफी आ जाए तो ज्योग्राफी को इंटरलिंक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ज्योग्राफी के लिए आपको जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप माजिद हुसैन की जो बुक है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, दैट विल बी सफिशिएंट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। केवल प्री के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर मेंस में किसी का ऑप्शनल है ज्योग्राफी तो उसके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो दैट विल बी सफिशिएंट। अब या तो भाई मुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी है तो 11th 12th की, नहीं, अब ये बुक पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। जो एनसीईआरटी में वहीं से इन लोगों ने भी वहीं से इधर उधर काफी उठाया है और राइटर से अपना लिखकर उस दोनों को अमल कर दिया है, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो सारा मटेरियल आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो दैट इज सफिशिएंट। माजिद हुसैन की बुक है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके अलावा आपको एक जीसी लियोंग की बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सर्टिफिकेट्स फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, दैट विल बी सफिशिएंट। ये बुक भी अपने आप में, इन दोनों को पढ़िए। और इसके साथ साथ मैप बहुत जरूरी है, ठीक है, पूरा इंडिया का मैप पता होना चाहिए, वर्ल्ड के बारे में आपको एशिया का, यूरोप का, अफ्रीका का, सबका मैप आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? एटलस। खैर मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी एटलस फेवर नहीं करता हूं, लेकिन जब आपने बुक लिस्ट का नाम पूछा है तो मैंने इसलिए एटलस को जगह दी है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आप क्या कीजिए, जाइए गूगल पर एक ब्लैंक मैप डाउनलोड कीजिए, 5 ब्लैंक मैप आप इंडिया के डाउनलोड कीजिए और 5 ब्लैंक मैप आप वर्ल्ड के डाउनलोड कीजिए, और फिर उस मैप को अपने तरीके से भरिए, ना कि एटलस के तरीके से। खैर मैंने एटलस दिया है। तो ज्योग्राफी के लिए मेरे बच्चों ये 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए, ठीक, आपको 3 किताबें रखनी है, आपकी माजिद हुसैन की, एक जीसी लियोंग और एक एटलस। ये 3 बुक आपके सफिशिएंट है, बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से आपको पढ़ना है। बाकी के चक्कर मत पड़िए, अदरवाइज फिर वही हस्बैंड वाइफ वाला केस हो जाएगा, चॉइस वाला। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स के लिए क्या है बच्चों, हर कोई टीचर बोलता है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं हमेशा से कहता हूं न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं होता है, न्यूज़पेपर को सर्च करना होता है। क्या करना होता है? न्यूज़पेपर को सर्च करना होता है बच्चों। अब सर्च क्या करेंगे आप न्यूज़पेपर में? सर्च करना है, चीजों को सर्च करना है। अब क्या सर्च करेंगे? अब देखिए जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो अगर आपने इकोनॉमिक्स में जीडीपी पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ा है, या फिर आपने साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक में आपने वेव पढ़ा है, या आपने साइंस एंड टेक में पीएसएलवी पढ़ा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आप जानते हैं, ठीक है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़े ना, करंट अफेयर्स तैयार करने का मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं। तो आपको पहले बेसिक तैयार करनी है, जितनी भी मैंने बुक बताई सबसे तबियत से बेसिक तैयार कीजिए, तबियत से बहुत अच्छे से मेहनत से तैयार कीजिए। उसके बाद फिर आप न्यूज़पेपर उठाइए। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ने बैठ गए द हिंदू, तो मैं आपसे वादा करता हूं, दावा भी कर रहा हूं, आप खुद भी महसूस करते हैं 3 से 4 घंटे ले जाएगा एक न्यूज़पेपर पढ़ने में, 3 से 4 घंटे। जो वीडियो आती है ना, आइए आपको सिखाते हैं 1 घंटे में कैसे न्यूज़पेपर पढ़ता है, आइए आपको सिखाते हैं फास्ट न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, सब बुद्धू बनाते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं जा सकता 1 घंटे में। न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ने के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए। हमें न्यूज़पेपर को, यूपीएससी एस्पायरेंट को न्यूज़पेपर को सर्च करना है, बस चीजों को ढूंढना है इसके अंदर। पर ढूंढे क्या सर, क्या ढूंढना है आपको? जैसे मैंने आपको बताया, आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, उसमें पीएसएलवी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, डाइजेशन सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, हार्ट पढ़ते हैं, कार्डियक सिस्टम पढ़ते हैं, ये आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी तरीके फिजिक्स में वेव्स पढ़ते हैं, पेंडुलम्स पढ़ते हैं, लाइट सिस्टम पढ़ते हैं, लाइट्स, ठीक है, लेंसेज पढ़ते हैं। तो ये आपने बेसिक तैयार कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप इकोनॉमिक्स में जीडीपी पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, नेशनल इनकम पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, ये आपका एक बेसिक तैयार हो गया। अब बच्चों क्या है, द हिंदू लीजिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर को लीजिए और न्यूज़पेपर को लेकर
ओपन कीजिए और देखिए जो भी आपने बेसिक पढ़ा है अभी तक, क्या उसके अंदर कुछ मिल रहा है क्या? सर्च कीजिए बहुत तेजी से, पहले पेज से ही सर्च करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स का कोई कहीं पे जीडीपी मिल गया आपको लिखा हुआ न्यूज़पेपर के अंदर, कोई भी पेज पे अगर आपको जीडीपी मिल गया है तो तुरंत उस पॉइंट को पैराग्राफ को पढ़ दीजिए। अगर नहीं लिखा है आगे बढ़ जाइए। अगर आपको लगता है कहीं पर भी साइंस एंड टेक वाला पार्ट हो सकता है, ये साइंस एंड टेक का पार्ट, किसी मेडिसिन का नाम लिखा है, अच्छा ये तो साइंस एंड, उस पैराग्राफ को पढ़ दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। अगर आप न्यूज़पेपर को सर्च करते हैं तो आधे से पौन घंटे के अंदर न्यूज़पेपर सर्च कर सकते हैं, पढ़ने में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है, जो भी चीज आपको आपके बेसिक से रिलेटेड आपके न्यूज़पेपर मिले उसको पढ़ के लो और पढ़ के अपनी एक नोटबुक बनाइए, उसके अंदर डेली का आपके जो पास रजिस्टर होता है उस रजिस्टर के अंदर लेफ्ट साइड, ठीक है, ऐसे करके लिख दीजिए जो जो आपने पढ़ा है, जो भी आपको मिला है आपके बेसिक से रिलेटेड, जो भी आपको लगता है ये चीज एग्जाम में हो सकती है उसको लिख दीजिए, तो आपका करंट बनना शुरू हो जाएगा, करंट का मटेरियल बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे एजुकेटर्स हैं हमारे प्लस कोर्स पर, अनअकैडमी का प्लस कोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर बच्चों आपको जाके बहुत सारे टीचर की क्लास ज्वाइन कर सकते हो जो मंथली पढ़ाते हैं, वीकली करंट अफेयर्स कराते हैं, और लास्ट में आपको जब एग्जाम आता है तो आपको 1 ईयर कंपाइलेशन भी दिया जाता है, तो उस 1 साल के कंपाइलेशन को आप पूरा पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ आप पीआईबी की साइट्स पे जाते रहिए और जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उन मिनिस्ट्री की साइट को आप बच्चों कंटिन्यू चेक करते रहिए, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता रहेगा। इसके अलावा फिर वही मैं आपको बोला हूं, जो मैंने 50 टॉपिक के लिए एक वीडियो बनाई है स्ट्रेटेजी करके, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए तो आप बड़े प्यार से प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप कहां पर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं मालूम है आपको? मेरा जो टेलीग्राम लिंक है दैट इज राहुल_इकोनॉमिक्स, यहां पर आपको जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और टेलीग्राम कॉल भी कर सकते हैं। 24/7 आपके लिए हाजिर हूं। मैं कहता हूं मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए मकान बेच देता हूं, अपने नहीं पड़ोसियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और टेलीग्राम में बताइएगा कि आपको कैसे लगी वीडियो, क्या चेहरे पे मुस्कुराहट आई, क्या आनंद की प्राप्ति हुई क्या? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।